हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आप देख रहे हैं फिजिक्स वीडियो बाय सुभाषिष दास ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल। और अगर आप क्लास 11 में हैं, क्लास 12 में हैं, या आप जेई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी जानते हो कि आपके लिए फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाना बहुत ज़रूरी है। और आप भी ये समझते हो कि विदाउट डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स it is never possible to see the dream of getting a good rank and getting a good position for any engineering and medical entrance examinations। और ख़ासकर जब वो बात प्रेस्टिजियस IITs या NITs का होगा या मेडिकल में टॉप लेवल कॉलेजेस का होगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो मैं आपका जो रिक्वायरमेंट है उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैं लगातार न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना, जो वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको बताते रहता हूं कंटिन्यूसली, आज उसी सीरीज़ में वर्क फॉर एनर्जी के साथ एक प्रॉब्लम डिस्कशन। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का है। So you can see these are the two masses concerned with this diagram in this problem। और ये है मास पार्टिकल है, इसको एक बॉल के जैसा कह सकते हैं। तो इसका मास m और ये एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M। Initially the arrangement is released in such a way so that you can see the capital M is resting on a वेट मेजरिंग मशीन, ठीक है। तो इनिशियली दिस अरेंजमेंट, दिस इज अ लाइट पुली विथ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड विथ अ स्प्रिंग हुज स्टिफनेस इज गिवन टू बी K। तो K स्टिफनेस का एक स्प्रिंग है जिससे एक m मास का, स्मॉल m मास का एक पार्टिकल या कह सकते हो कि एक बॉल अटैच्ड है, और वही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हुए एक हेवियर ब्लॉक ऑफ कैपिटल M मास का जो कि ब्लॉक B पे है, ठीक है। एंड दैट B इज केप्ट ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ अ वेट मेजरिंग मशीन। और इनिशियली इट इज गिवन दैट इनिशियली when the system is released spring is at its natural length। शुरू में स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। एंड द रीडिंग of block B is found ट्रू रीडिंग, है ना, बिल्कुल ट्रू रीडिंग मिलने लगा। द रीडिंग ऑफ ब्लॉक B इज फाउंड ट्रू रीडिंग। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, यानी कि कोई इलोंगेशन नहीं है। उस वक्त मास M जो एक स्प्रिंग बैलेंस के कांटेक्ट में है और वो ट्रू रीडिंग रीड कर रहा है फॉर द ब्लॉक B हुज मास इज कैपिटल M। अब सवाल ये है, फाइंड, हमारा क्वेश्चन जो है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m। ये जो स्मॉल m देख रहे हो जिसको a से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना,
find the minimum value of small m so that final reading of B is found half of its true reading. m का मास वैल्यू कितना मिनिमम ले ताकि b का जो फाइनल रीडिंग है ऑन दिस स्प्रिंग बैलेंस वो उसका ट्रू रीडिंग का हाफ वैल्यू ही रीड कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी कि इनिशियल कंडीशन में जब कोई इलोंगेशन नहीं है तब स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग फॉर द मास ब्लॉक बी विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट, उसका रीडिंग उसका ट्रू वेट को ही रीड कर रहा है। ट्रू रीडिंग का मतलब है कि कैपिटल एम का जो एक्चुअल वेट है वही रीड करेगा ये स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, और फाइनल कंडीशन पूछ रहा है अब जब छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब जब इसको उसके बाद जब ये रिलीज कर दिया गया है तो फाइनल रीडिंग कैपिटल एम का बाय दिस स्प्रिंग बैलेंस है ना, वही कैपिटल एम जो कि पहले स्प्रिंग बैलेंस के कांटेक्ट में रहेगा। फाइनल केस में भी वो ब्लॉक बी स्प्रिंग बैलेंस के कांटेक्ट में है, अब वो रीड कर रहा है हाफ ऑफ द ट्रू रीडिंग यानी कि हाफ ऑफ द ट्रू वेट। और जब हाफ ऑफ द ट्रू वेट रीड कर रहा है तब कुछ तो डेफिनेटली पहले से कुछ चेंज हुआ। अब चेंज क्या हुआ वो आपको लॉजिकली सोचना है, हम लोगों को लॉजिकली सोचना है ना। क्वेश्चन में वो नहीं क्या कहा है, लेकिन इतना कहा है कि जब वो हाफ ऑफ द ट्रू रीडिंग देखेगा तो उसके लिए स्मॉल m का मिनिमम मास वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल m कितना मिनिमम होना चाहिए ताकि ये पॉसिबिलिटी परफॉर्म हो, पॉसिबल हो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ब्लॉक बी का ही दोनों बार कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड आर्गुमेंट है, रीडिंग का मतलब इट इज नथिंग बट अदर देन द कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी का अपना वेट mg, तो फर्स्ट कंडीशन जब है तब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1। ठीक है, और ट्रू रीडिंग का मतलब है यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक एक्सपेक्टेड टेंशन का हम सोच सकते हैं, लेकिन एट इनिशियल कंडीशन सिंस n1 is equal to mg as it gives true reading का मतलब है कि कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू ही उसका वेट हो जाएगा। जब लैंग्वेज हम लोग कहते हैं कि किसी भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट में रखने के बाद है ना, अगर वो वेट मेजर करने वाला कोई डिवाइस है उसके सरफेस में कोई मास को रखेंगे और उस मास का जो एक्चुअल वेट है वही रीड करेगा वो मशीन, तो इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जब जितना रीड करता है वो बेसिकली उस समय का कांटेक्ट फोर्स ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में n1 अगर mg होगा देन ओनली ट्रू रीडिंग कॉन्सेप्ट इज परमिसिबल। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट t टेंड्स टू 0, लगभग ये 0 के बराबर है। अब जब स्ट्रिंग टेंशन 0 है तो हमारा जो लॉजिक है कि ये इनिशियली जब छोड़ा गया तब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, वो जस्टिफाई भी हो जाता है। कैसे देखो, कारण यहाँ जो t है वही t यहाँ होगा, वही t यहाँ होगा, और हम जानते हैं कि जब स्ट्रिंग और स्प्रिंग कनेक्टेड रहता है, ठीक है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग जब कनेक्टेड रहता है तो स्ट्रिंग पोर्शन में जो टेंशन फोर्स डेवलप होता है वो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स के वजह से ही होता है। पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ट्रू वेट पे बात कर रहे थे। तो ट्रू वेट का मतलब है कि कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ट्रू वेट सिर्फ ट्रू वेट ही का है। कभी भी वेट मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको अगर कहा जाएगा कि वेट मशीन पे रखा हुआ बॉडी का वेट इतना है, वेट का फ्रैक्शन है, जो भी वैल्यू कहेगा आप स्ट्रेट वे दिमाग में रखो
कि वो उस समय का उस बॉडी का कांटेक्ट फोर्स है बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेट मशीन सरफेस। ठीक है, तो यानी कि ब्लॉक और वेट मशीन के सरफेस का ये कांटेक्ट फोर्स मैंने N1 लिया, तो N1 mg के बराबर होगा इन फर्स्ट कंडीशन। और अगर ऐसा होता है तो दो आई कैन सी फ्रॉम डायग्राम कि एक स्ट्रिंग जो है वो ब्लॉक बी के साथ कैपिटल एम मास के साथ कनेक्टेड है, इसके बावजूद भी इसका वैल्यू इनिशियली टेंड्स टू 0 है। कारण है कि अगर टी का कुछ पॉजिटिव वैल्यू है इनिशियली तो फिर N1 अकेला कैपिटल mg के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि तब उन दोनों का सम अप वैल्यू कैपिटल mg होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली द सिस्टम सजेस्ट दैट इट कैन रीड ट्रू वेट, इसका मतलब N1 अकेला ही कैपिटल mg के बराबर होगा, और उस समय स्ट्रिंग कनेक्टेड देखने के बावजूद भी इफेक्टिव टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग विल बी 0। तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग का 0 है, यानी कि टेंशन, यही स्ट्रिंग कनेक्टेड है स्प्रिंग से, तो मैं स्प्रिंग फोर्स को भी 0 कह सकता हूं, यानी कि इनिशियली kx 0 मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। और वही बात थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, मैं उस बात को, उस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस को फ्री बॉडी डायग्राम में समझाने के लिए ये बैकवर्ड लॉजिकल आर्गुमेंट आपको बताया। तो इसका मतलब एकदम शुरू में अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम है तो ब्लॉक ए का जो डायग्राम है वो सिर्फ है स्मॉल mg, इधर जो आपको स्प्रिंग कनेक्टेड दिख रहा है वो kx इनिशियली 0 है। दिस इज आई एम ड्रॉइंग एट इनिशियल स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेज का बात है, ठीक है ना। अब ऐसा जब है सिर्फ ए का अपना खुद का वेट वॉट एवर बी इट्स मास जो भी है वो अनबैलेंस्ड है, तो इसका मतलब क्या, ये पार्टिकल अब छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड जाएगा। तो जैसे ही ये पार्टिकल डाउनवर्ड जाएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन हमको दिखेगा। तो अब मैं इस पार्ट को मिटा दूंगा ताकि अब मैथमेटिकल वर्किंग करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही मान लो ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, नाउ सपोज स्प्रिंग गॉट इलोंगेटेड बाय सम लेंथ, इसका ओरिजिनल लेंथ मान लो L था, अब उसके साथ x इलोंगेट हुआ, ठीक है। तो टोटल लेंथ हो गया उसका L प्लस x। तो जब उसका L प्लस x का इलोंगेशन हो गया उस समय मैं ये कह सकता हूँ इसका वेट mg है एंड दिस स्प्रिंग ड्यू टू इलोंगेशन कैन हैव अ स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड। अब सवाल है कि ये हम लोग कौन सा स्टेट के बारे में कहेंगे, क्या kx इक्वल टू mg है या क्या स्टिल kx ग्रेटर देन mg है या mg ग्रेटर देन kx है। अगर अनबैलेंसिंग का बात करेंगे है ना, तो इसका मतलब है कि अगर मान लो mg kx से ज़्यादा स्टेट पे बात करें यानी कि मास और नीचे जा सकता है, तो और नीचे जा सकता है, तो वो तो फाइनल स्टेट का मतलब क्या है कि मास को रिलीज करने के बाद वो जितना मैक्सिमम जा सकता था, लेट x बी द मैक्सिमम इलोंगेशन, लेट x बी द मैक्सिमम इलोंगेशन पॉसिबल, ठीक है। ये है मैक्सिमम इलोंगेशन पॉसिबल, ठीक है। x मैक्सिमम इलोंगेशन अगर है तो L नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से खास मतलब नहीं होता है स्प्रिंग का, हमको इलोंगेटेड लेंथ से ही मतलब होता है। तो जब स्प्रिंग x लेंथ इलोंगेट कर जाएगा तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा, अगर स्प्रिंग x लेंथ इलोंगेट किया तो ये वाला जो लेवल है ये तो फिक्स है ना, ये लेवल का कोई चेंज हुआ क्या, दिस इज फिक्स लेवल, यानी कि जो इलोंगेशन होगा वो सिर्फ नीचे के तरफ मूव करेगा, ऊपर एंड में तो कोई चेंज ऑफ पोजीशन नहीं होगा। तो ये फिक्स्ड है, ये लगातार इलोंगेट कर रहा है, इतना उसका इनिशियल लेवल था, तो ये मान लिया दिस इज द इलोंगेटेड पार्ट, है कि नहीं। तो जितना x इलोंगेट होगा यानी मास उतना ही नीचे जाएगा। तो हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगाएंगे बिटवीन द स्प्रिंग एंड द पार्टिकल, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हम कह सकते हैं हाफ kx स्क्वायर द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेन दैट मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास स्मॉल m लॉस्ट। स्मॉल m का एक साइड
वर्टिकली नीचे गया, हाइट वर्टिकली नीचे गया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। जितना मास m का, स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, उतना ही करस्पॉन्डिंग गेन इन स्प्रिंग एनर्जी हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि इनिशियल स्टेज से इस फाइनल स्टेज तक आने में ब्लॉक भी जो है अनमूव्ड रहा, वो कांटेक्ट नहीं छोड़ा। अगर कांटेक्ट छोड़ दिया होता तो उसका तो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 0 हो जाता। तो लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं कहा, क्वेश्चन का रिड्यूस हुआ, पहले से हाफ हुआ लेकिन 0 तो नहीं हुआ, मतलब स्टिल इट इज इन कांटेक्ट। यानी इस एंड से जो ब्लॉक बी का है उसका कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हुआ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इतना पोर्शन का कोई लेंथ का चेंज नहीं हुआ। तो जो भी चेंज ऑफ लेंथ होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द इलोंगेशन परमिसिबल ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आसान चीज है। तो यानी कि स्प्रिंग एक्स इलोंगेट हुआ तो हमको यहां से मिल गया kx बराबर 2mg। ये आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कभी एक वर्टिकल, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, जब कभी आपको एक स्प्रिंग ब्लॉक का वर्टिकल अरेंजमेंट दिया होगा और ऊपर एक एंड में स्प्रिंग फिक्स्ड होगा, नीचे एंड पे स्प्रिंग के साथ m मास अटैच्ड होगा, और इफ द मास इज सेड टू बी रिलीज्ड फॉर एक्सटेंशन, so maximum elongation is always 2mg by k, maximum elongation possible 2mg by k। ठीक है ना? चलो अब आगे और देखते हैं क्या होता है। अब सवाल है कि इस इलोंगेशन की वजह से क्या क्या चेंज हुआ। तो जैसे ही kx स्प्रिंग का फोर्स हुआ, सो देयरफॉर न्यू टेंशन फोर्स, न्यू टेंशन इन स्ट्रिंग का जो न्यू टेंशन फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू टी, और वो ही kx होता है, दैट इज इक्वल टू टी। और हम पहले भी यहाँ आर्गुमेंट किए हैं कि स्ट्रिंग का पोर्शन में जो भी टेंशन फोर्स होगा वो स्प्रिंग के इलोंगेशन फोर्स के बराबर। तो स्प्रिंग का इलोंगेशन की वजह से स्प्रिंग फोर्स हुआ kx, सो टी मस्ट बी kx नाउ। अब सवाल है टी अगर kx है तो इस कंडीशन में ब्लॉक बी का जो न्यू फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ ब्लॉक बी स्टिल अनचेंज्ड एज mg। अब नया कांटेक्ट फोर्स N2 है और साथ में स्ट्रिंग का टेंशन T भी ऊपर है। ठीक है, अब हमको पता है कि N2 जो है वो दिया हुआ है एट फाइनल कंडीशन, एट फाइनल स्टेज इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है भाई कि न्यू कॉन्टैक्ट फोर्स इज mg बाई 2। न्यू कॉन्टैक्ट फोर्स अगर mg बाई 2 है तो यहां से मैं लिख सकता हूं T मस्ट बी इक्वल टू mg माइनस mg बाई 2, है कि नहीं? आप ध्यान से देखो, N2 प्लस T मस्ट बी mg, कारण ब्लॉक में तो मूवमेंट तभी भी नहीं हो रहा एट फाइनल स्टेज ऑल्सो। तो फाइनल स्टेज में भी अगर उसका वर्टिकल मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ऑन द ब्लॉक द अपवर्ड फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू इट्स वेट। तो N2 प्लस T कैपिटल mg, जिसमें से मैं N2 का वैल्यू जानता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइनल रीडिंग इज हाफ ऑफ द वेट, तो N2 इज mg बाई 2। तो तब T क्या हो जाएगा? mg माइनस mg बाई 2, यानी कि mg बाई 2। T अगर mg बाई 2 है तो वही T तो kx भी है। अब यानी कि इसको मैं इक्वल टू kx अगर कहूं तो kx इज अगेन 2 टाइम्स स्मॉल mg। तो हमको रिक्वायर्ड N2 अगर हाफ ऑफ द वेट बनाना है देन करस्पॉन्डिंग T इज mg बाई 2 और T इज इक्वल टू kx, और जबकि kx बना 2 mg, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? ये दोनों क्वांटिटी कैपिटल mg बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल mg, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं ना स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई 4। तो ये हो गया वो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मास स्मॉल m attached to the lower end of the spring which was released with the spring at natural length and for which the subsequent downward movement of the spring, that is the maximum elongation, will develop the spring force and hence the tension as half of the weight of this block B, and that is the reason why its reading of contact force will reduce by 50%, यानी कि नया contact force हो जाएगा
mg/2, राइट। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे होता है। इसी तरह से फुल ऑफ कॉन्सेप्चुअल है ना, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। हर एक सवाल को हर एक स्टेप में रुको। स्मूथ राइडिंग करना है तो रोड में कैसे होता है ना, स्पीड ब्रेकर होता है, तो क्या आप स्पीड ब्रेकर भी आते हो तो एकदम ऊपर से उसी रफ्तार से दौड़ ऊपर से गाड़ी चला देते हो क्या? तो फिर गिरोगे, एक्सीडेंट होगा और फिर सत्यानाश, है ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट का सत्यानाश तब हो जाएगा जब आप हर एक पॉइंट को स्टेडीली आर्गुमेंट नहीं करोगे। और तब क्या होगा, कई क्वेश्चन में ऐसे आपको अंदाजा लगाया, एक अप्रोच सोचा, दिमाग में आया और फॉर्मूला लगा दिया, हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन का आंसर मैच भी कर गया, लेकिन आपने थोरो आर्गुमेंट नहीं किया तो क्या हुआ, उसमें बहुत सारा ऐसा अनटच्ड पॉइंट रह गया जिस पे आपने फोकस किया ही नहीं। तो आप हो सकता है कि वो प्रॉब्लम से तो निकल गया, अगला किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट गो कॉन्सेप्चुअली, लर्न द सब्जेक्ट, गिव योरसेल्फ बूस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।